सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और पाएं लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पोषक तत्व। देखेंगे फ्रेंड्स, पोषक तत्व देखिए यहाँ पर दिख रहा हुआ है आपको पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो जैसे इसमें चर्चा करेंगे तो सबसे पहले समझ लेते हैं पोषक तत्व होता क्या है। ठीक है, तो पोषक तत्व क्या होते हैं? देखिए, ऐसे तत्व जो शरीर को पोषण प्रदान करने वाले होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन से तत्व? ऐसे तत्व जो शरीर को पोषण प्रदान करने वाले होते हैं, जिनसे ऊर्जा और शक्ति मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, उन तत्वों को पोषक तत्व के नाम से जाना जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, पोषक तत्व विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों अर्थात केमिकल सब्सटेंसेस का संयोजन होते हैं। लगभग 50 रासायनिक पदार्थ शरीर के पोषण के लिए उत्तरदायी होते हैं या अपना योगदान देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये चीज़ थी केवल पोषक तत्व के बारे में, जो हम समझ लेते हैं कि जो मतलब हमारे शरीर के लिए उपयोगी तत्व होते हैं, जिनसे हमारा शरीर कार्यरत होता है, चलता है। ठीक है, वही हमारे पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, जैसे आगे मैं बात करूं तो यहाँ देखिए पोषक तत्व को कुल मिला के 7 समूहों में बांटा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने समूह में बांटा गया है? 7 समूह। ये 7 समूह आपके पास यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है वसा, एक होता है विटामिन, एक होता है न्यूक्लिक अम्ल, फिर होता है फ्रेंड्स प्रोटीन, फिर होता है आपका खनिज लवण, फिर होता है वाटर। ठीक है, कहने का मतलब है जल या पानी। तो ये 7 चीज़ें ही हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन्हीं 7 चीज़ों से जो हमारी बॉडी कार्यरत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी कमी या अधिकता में हमारी बॉडी में रोग हो जाते हैं। ठीक है, कुछ तो रोग ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कमी या अधिकता की वजह से। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए देखिए, आगे एक एक करके हम इन 7 को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। इनसे भारी मात्रा में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, देखिएगा, बात करेंगे सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, एक होता है फ्रेंड्स कार्बन, एक होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो होता है ना, ये तीनों अनुपात में होता है। 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों के द्वारा की जाती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। कहने का मतलब है, अगर क्वेश्चन पूछता है 1 ग्राम ग्लूकोज में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है, तो 4.2। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं फ्रेंड्स? कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब वो प्रकार समझ लीजिएगा, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया, मोनो, डाई और पॉलीसैकेराइड। अब देखिए, इन सब का एक एक निर्माण होता है। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से क्या बनता है फ्रेंड्स? सुक्रोज। अगर इन दोनों को मिला दें तो सुक्रोज का निर्माण होता है। अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज की मात्रा को मिलाएं तो फ्रेंड्स माल्टोज बन जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिलाएं तो लैक्टोज बन जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने क्या बताया? ग्लूकोज फ्रक्टोज को मिलाने से सुक्रोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाने से क्या होगा? मल्टोज, और ग्लूकोज गैलेक्टोज को मिलाने से क्या हो जाएगा? लैक्टोज। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको ये तीनों चीज़ें बताई। फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान रखनी है आपको, वो क्या है, वो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जैसे मैंने आपको मोनोसैकेराइड के बारे में ऊपर बताया, क्या बताया? मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होती है। ठीक है, कैसी होती है? कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होती है। जैसे ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, मोनोज है और ट्राइओज है, ये सारी चीज़ें मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, डाइसैकेराइड के अंतर्गत ये तीनों चीज़ें आती हैं। कौन सी? डाइसैकेराइड के अंतर्गत सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आगे देखिए, अगर पॉलीसैकेराइड की बात करूं तो पॉलीसैकेराइड जो इसमें क्या होता है, मोनोसैकेराइड से कई अणुओं के मिलने से एक लंबी श्रृंखला के अघुलनशील पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। किसके? अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है।
ये आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल एवं सेलुलोज में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे बात करूं मैं, आप ले लो स्टार्च, ठीक है, क्या ले लो, स्टार्च। ये फ्रेंड्स पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है, जैसे ग्लाइकोजेन, काइटिन, ये सारे जो है आपके पॉलीसैकेराइड के उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। अगर बात करें, देखो आगे कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य, तो गौर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले यहां पर देखेंगे, ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है, ठीक है। कैसे? ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है। उसके बाद विटामिन सी का निर्माण करता है फ्रेंड्स। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन सी का निर्माण कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट करता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है फ्रेंड्स? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है, ठीक है। फिर देखिए जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। जो जंतुओं के बाह्य कंकाल होते हैं उनका निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट ही करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कार्बोहाइड्रेट के कार्य समझ में आ गए। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विटामिन सी का निर्माण कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट ही करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, गौर करेंगे फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछता है कि सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है फ्रेंड्स, तो कार्बोहाइड्रेट आलू और चावल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है फ्रेंड्स। जो हमारा आलू होता है ना, आलू के ऊपर जो शाइनिंग काटने पर क्या करते हो आप, काटने पर जो उसमें आपको शाइनिंग दिखा करती है, मान लो ये आलू, इसके दो भाग कर दो, काटने पे जो बीच में शाइनिंग दिखती है ना, वही होता है कार्बोहाइड्रेट, चमक होती है। वैसे ही चावल में जो चमक होती है वही हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स हम प्रोटीन की। तो प्रोटीन समझ लीजिएगा किसमें होता है सबसे ज्यादा, क्या होता है प्रोटीन, कैसे क्या इसका हिसाब किताब होता है। देखिए अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वो जे वर्जिलियस के द्वारा किया गया था, ठीक है। जे वर्जिलियस लिखा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। कब किया गया, तो 1930 ईस्वी में किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो जे वर्जिलियस ने, या जे वर्जिलियस ने किया था। कब किया था, तो 1930 ईस्वी में। देखिए यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। कैसा यौगिक है, जटिल कार्बनिक यौगिक है, जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, ठीक है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। कितना परसेंट फ्रेंड्स? 15% भाग जो होता है वो प्रोटीन से ही निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं सबके अंतर्गत नाइट्रोजन मिलेगा आपको, ठीक है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मनुष्य की बॉडी में कितने प्रोटीनों की आवश्यकता होती है? 20 प्रकार के, जिनमें जो 10 है ना, 10 का प्रकाश संश्लेषण, मतलब सॉरी प्रकाश नहीं फ्रेंड्स, केवल संश्लेषण, ठीक है, यहाँ ऊर्जा नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। 10 से, जिसमें से 10 का संश्लेषण उसके शरीर में स्वयं होता है। कहने का मतलब जो 10 होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और 10 कहाँ से लेते हैं, तो भोजन के रूप में लेते हैं। ऐसे करके 20 में क्या हो जाता है, 10 के दो पार्ट हो जाते हैं। एक 10 तो हम ले लेते हैं जो भोजन होता है उससे, और 10 हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली गॉड गिफ्ट होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है प्रोटीन के बारे में। अब देखिए अगर बात करूं तो प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य समझ लीजिए। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य क्या है फ्रेंड्स, वो देखिए। ये कोशिकाओं, जीव द्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है, ठीक है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से रोग हो जाते हैं बहुत सारे। अब वो बहुत सारे रोग देखिए, जैसे क्वाशियोरकर, ठीक है, जिसे आप कहते हो फ्रेंड्स सूखा रोग, ठीक है, अर्थात हाथ पांव का दुबला होना एवं पेट बाहर की ओर निकल आना। मतलब बॉडी जो होती है ना वो तो अच्छी खासी होगी, लेकिन हाथ पैर दुबले होंगे। हाथ पैर दुबले, अब तुम सोच रहे हो बॉडी अच्छी है तो हाथ पैर दुबले क्यों है? ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि जैसे हम देखते हैं किसी का पेट ज्यादा है तो हमें ये लगा करता है यार अच्छा खासा मोटा है, लेकिन पेट ज्यादा होने से ये जरूरी थोड़ी नहीं कि उसकी बॉडी फिट है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सूखा रोग होता है। उसके बाद बात करेंगे मरासमस, ठीक है। क्या? मरासमस, ये रोग भी होता है फ्रेंड्स। क्या मैंने आपको बताया? मरासमस। अब ये क्या होता है, इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, ठीक है। क्या हो जाती हैं? मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे रोग हो जाते हैं, देखिए आवश्यकता पड़ने पर यह शरीर को ऊर्जा देता है। कौन? प्रोटीन। अनुवांशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अनुवांशिक लक्षणों के विकास का जो है नियंत्रण करता है। तो इतनी चीजें आपको फ्रेंड्स याद रखनी है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए यह प्रोटीन मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है वो समझ लीजिए।
ये फ्रेंड्स मुख्य रूप से दाल, मछली, अंडा, पत्तेदार सब्जियां, दूध, फल, सोयाबीन आदि से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पत्तेदार सब्जियां खानी होती हैं। ठीक है, और थोड़ी मात्रा में दूध मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ठीक है, तो ऐसा होता है, पत्तेदार सब्जियां और दूध जो होता है बहुत बेनिफिट लायक होता है। ठीक है, फिर देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे वसा। तो जैसे वसा के बारे में समझ लीजिएगा। ठीक है, वसा होता क्या है और हमारी बॉडी में इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, किस व्यक्ति में वसा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए वसा क्या कहना चाहता है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरोल से बना यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वसा में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और जो है आपका ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, वसा सामान्य ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस अवस्था में होता है, सेल्सियस। ठीक है, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हों तो उन्हें तेल कहते हैं। ठीक है, मतलब वसा जो होता है, जो व्यक्ति तेल का ज़्यादा यूज करता है फ्रेंड्स, उसकी बॉडी में वसा ज़्यादा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। उसके बाद एक बात गौर कीजिएगा, वसा के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए वसा के कितने प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, तो वसा के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है फ्रेंड्स संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त की अगर बात करूं तो इसके अंतर्गत नारियल का तेल, ताड़ का तेल मुख्य रूप से आते हैं। असंतृप्त की अगर बात करूं तो इसके अंतर्गत मछली का तेल, वनस्पति का तेल मुख्य रूप से आते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। तो संतृप्त और असंतृप्त के ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए आगे बात करेंगे। एक बात और समझ लीजिए, असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल में जैसे मैंने बताया कि होता है। ठीक है, तो इन दोनों को पहचानेंगे कैसे कि कौन सा यार संतृप्त है, कौन सा असंतृप्त है। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखना कि मछली का तेल और वनस्पतियों संबंधी जितने भी तेल होंगे, ठीक है ना, वो असंतृप्त के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, देखिए 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण द्वारा 37 किलो जूल या 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे क्वेश्चन कहता है 1 ग्राम वसा में कितनी जूल ऊर्जा होती है या कितने कैलोरी ऊर्जा होती है, तो ध्यान रखना अगर जूल में पूछता है तो फ्रेंड्स 37 किलो जूल लगा देना। अगर कैलोरी में पूछता है तो 9.3 कैलोरी, कहीं कहीं 9.4 लिखा हुआ है, उससे कोई लेने देना नहीं है। ठीक है, अब देखिए शरीर में इसका संश्लेषण कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो माइटोकांड्रिया में होता है। शरीर में इसका संश्लेषण कहाँ होता है, तो माइटोकांड्रिया में होता है। ठीक है, यह जल में अविलय एवं एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में विलय होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिएगा फ्रेंड्स, बात करेंगे वसा के मुख्य कार्य की। ठीक है, वसा के मुख्य कार्य क्या होते हैं, तो समझ लीजिए वसा का कार्य सबसे पहले नंबर पे शरीर को ऊर्जा देता है। ठीक है, शरीर को ऊर्जा देता है। आगे देखिए, यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देता। बॉडी का जैसे टेम्परेचर ओवर हो जाए तो बाहर नहीं निकलने देता, तथा भोजन को स्वाद योग्य एवं रुचिकर बनाता है। हमें भोजन अच्छा क्यों लगता है, हम क्यों खाते हैं भोजन। ठीक है, तो क्या होता है, यही काम करता है उसमें। वसा जो है भोजन को मैंने बताया अच्छा और रुचिकर बनाता है, तो उसका एक ही काम होता है, भोजन को बेस्ट कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए कि वसा की अत्यधिक मात्रा के सेवन से मोटापा हो जाता है। देखिए मैंने अभी बताया था कि पता कैसे करेंगे, व्यक्ति अगर अंदर अगर ज़्यादा मोटा है वो, तो समझ लेना कि उसके अंदर वसा की मात्रा अधिक है। ठीक है, एवं कमी से हृदय रोग हो जाता है तथा रक्तचाप जो है बढ़ जाता है। ठीक है, वसा की स्थिति में क्या होता है, शरीर स्थूल हो जाता है और स्थूल होने के बाद फ्रेंड्स हृदय की बीमारी हो जाती है। ठीक है, अगर मैंने बताया आपको वसा की मात्रा अधिक होती है तो मोटापा हो जाएगा। ठीक है, और वसा की मात्रा अगर कम है तो त्वचा रूखी हो जाती है और वजन में कमी आ जाती है, शरीर का विकास रुक जाता है। इसलिए इसका क्या होता है, नॉर्मल होना अनिवार्य होता है। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, देखिएगा फ्रेंड्स, बात करेंगे खनिज लवण की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, खनिज लवण की। तो मनुष्य खनिज भूमि से प्राप्त ना करके भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, खनिज क्या होता है फ्रेंड्स, भूमि से ना प्राप्त कर कहाँ से, खनिज मतलब भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। यह शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या करता है फ्रेंड्स, इसका मुख्य काम होता है शरीर की जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनको फ्रेंड्स ये मुख्य रूप से नियंत्रण करने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। आगे अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है छोटा सा,
इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जिससे आपको साफ दिखाई देगा। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। देखिए एक तरफ तो लिखा हुआ है फ्रेंड्स खनिज, क्या लिखा हुआ है, खनिज। एक तरफ कार्य, एक तरफ कमी के प्रभाव, एक तरफ स्रोत। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स फ्लोरीन, देखिए खनिज क्या है, फ्लोरीन। सबसे पहले देखो फ्लोरीन, इसका काम क्या होता है, अस्थियों के सामान्य खनिजीकरण के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। और कमी क्या हो जाता है फ्रेंड्स, डेंटल फ्लोरोसिस, और दूर करने के लिए याद रखना, जैसे दूध है, पनीर है, अंडा है, आलू, समुद्री तेल मतलब समुद्री मछली का तेल जो होता है, मांस, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अस्थियों के जंतुओं के जो स्वास्थ्य होते हैं ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दांतों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है, कंकाल फ्लोरोसिस, जो बॉडी होती है ना हमारी, जो हड्डियां होती हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए फ्लोरीन था। अभी बात करेंगे तांबा। तो लोहा के अवशोषण एवं उपापचय, ये उसमें क्या होता है, उपापचय या चयापचय में जरूरी होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना। इससे क्या होता है, शरीर विकास में कमी आ जाती है। इसके लिए क्या जरूरी है, यकृत, मांस, वृक्क, दालें, अनाज, अंडा, ये सारी चीजें इसके रूप में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको अनाज, अंडा वगैरह सारे बता दिए। देखिए क्या होता है कि लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भी हमारी मदद करता है। कौन, तांबा, ठीक है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, तांबा किस में मदद करता है। देखिए फ्लोरीन बताना है तो दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबा जो होता है लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्ताल्पता रोग हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। समझ लो जस्ता, जस्ता समझ लो 3rd नंबर। जस्ता का काम क्या होता है फ्रेंड्स, ये घाव भरने में मदद करता है और अस्थियों के विकास में मदद करता है, ठीक है। अगर घाव देरी से भर जाता है, अगर मतलब इसकी कमी होगी ना जस्ता की, तो घाव भरेगा ही नहीं, मतलब भर तो जाएगा लेकिन समय लगेगा, ठीक है। सामान्य वृद्धि एवं विकास बाधित होता है, ठीक है। इसके लिए जरूरी क्या है, हेरिंग्स एवं ओयस्टर मछली, ठीक है। मांस, अंडा, गेहूं की भूसी, जाई का आटा, दाल, सूखे मेवे। कहने का मतलब फ्रेंड्स, जो अंडा होता है ना, ये हर चीज में काम करेगा आपका, ठीक है, हर चीज में काम करेगा। अंडा कभी भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, आप खा सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद जस्ता मस्तिष्क के विकास के लिए जरूरी है, सामान्य वृद्धि में सहायक है, प्रजनन अंगों के विकास में जरूरी है, ठीक है। जस्ता की वजह से क्या होता है, बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा में घाव हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तीसरी वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे फ्रेंड्स देखिए अगली कंडीशन एक और समझ लीजिएगा। चौथी चीज है फ्रेंड्स मैग्नीज, ठीक है। क्या, मैग्नीज, मैगजीन मत कर दियो फ्रेंड्स, मैग्नीज है, ठीक है। देखिए शरीर जो शारीरिक वृद्धि एवं विकास में अपना योगदान देता है, ठीक है। उसके बाद प्रजनन कार्यों में, हार्मोन के स्रवण में, और यह आपका चयापचय में सहायक, यकृत के उत्तम स्वास्थ्य के लिए मतलब मददगार, ठीक है, महत्वपूर्ण। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीज मतलब जानवरों के प्रजनन अंगों का विकास नहीं हो पाता, ठीक है। यकृत में वसा का जमाव हो जाता है, जानवरों का विकास नहीं हो पाता, ठीक है। देखिए गेहूं की भूसी, मक्का का चोकर जो होता है, चोकर जिसे आटा की तरह ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। मूंगफली के छिलके, उसके बाद सूखे मटर, जामुन, चाय, कॉफ़ी और सूखे मेवे, ये इसके लिए महत्वता रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये क्या है, खनिज लवण के हमारे स्रोत। वैसे तो वो सोडियम है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लौ, आयोडीन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है, अक्सर हो जाता है, ठीक है। इसलिए उनको भारी मात्रा में कैल्शियम और आयरन वाली चीज़ें खिलाई जाती हैं गर्भावस्था के समय, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, तो देखिएगा फ्रेंड्स, बात करेंगे अब हम विटामिन की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, विटामिन की। देखिए विटामिन का जो आविष्कार किया गया था ना, फंक के द्वारा किया गया था 1911 ईस्वी में, ठीक है। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। इनसे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती, परंतु ये शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। कहने का मतलब मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि किसी प्रकार का कोई जो है कैलोरी हमें नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है। अब देखिए विटामिन के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से विटामिन, इन्हें समझते हैं। देखिए विटामिन के प्रकार मैंने आपको बताए, तो एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील, ठीक है। तो जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। जल में घुलनशील केवल फ्रेंड्स 2 होते हैं, एक होता है विटामिन बी
और एक होता है फ्रेंड्स विटामिन सी। अब याद करने की ट्रिक देखिए, याद कैसे करोगे, ठीक है, विटामिन सी को याद कैसे करोगे। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए जैसे यहाँ पर बताया गया, विटामिन ए वसा में घुलनशील, विटामिन बी आपका वसा में घुलनशील, विटामिन ई वसा में घुलनशील, विटामिन के वसा में घुलनशील। आप एक काम करना, एक शब्द लिख लेना फ्रेंड्स, क्या लिख लेना, देखिए ऐसे लिख लेना, कीड़ा, याद रखना फ्रेंड्स, क्या, कीड़ा, कीड़ा हो गया, लेकिन कीड़ा आप याद रखना। तो देखिए ये कीड़ा में क्या हो गया, के ई डी ए, तो कीड़ा याद रखना फ्रेंड्स वसा से संबंधित है। किससे संबंधित है, वसा से। तो और जल, अब एक बात बताओ, जब के ई डी ए हो गए तो बचे तो दो ही ना, एक बी और सी, तो वो जल में हो गए। कीड़ा जो हो गया फ्रेंड्स आपका वसा में हो गया। आपको 100% याद मतलब रहेगा फ्रेंड्स, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको याद करने की तनिक भी। कीड़ा ध्यान रखना, विटामिन के जो है वसा में, ई वसा में, डी वसा में, ए वसा में, बच्चे कौन, बी सी, जो हो जाएंगे आपके जल में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब देखो विटामिनों के रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोग समझ लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हालांकि मैंने इनकी एक ट्रिक भी डाल रखी है, वो आप नीचे देख लेना, लिंक वगैरह में मिल जाएगी आपको, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उसमें क्या है, रासायनिक नाम और उनसे जो होने वाले रोग हैं, दोनों की ट्रिक फ्रेंड्स पड़ी हुई है, ठीक है, तो ध्यान रखना। देखिए आगे देखिएगा, गौर करेंगे फ्रेंड्स। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है फ्रेंड्स रेटिनॉल और रोग रतौंधी। विटामिन बी1, रासायनिक नाम थायमिन और रोग बेरी। विटामिन बी12 राइबोफ्लेविन, ठीक है, आंखों का लाल पड़ना और त्वचा फटना, ठीक है। विटामिन बी3 फ्रेंड्स नियोसिन, बाल सफेद होना, ठीक है। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक अम्ल, पेलाग्रा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे, देखिए मैंने आपको फिर बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, मैंने ट्रिक बता रखी है, आपको बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। आप जाओ और लिंक में देखो, आपको मिल जाएगी, और फ्रेंड्स जो है आप बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक से याद करो, ठीक है। यहाँ तो मैंने डीपली बताया। तो देखिए विटामिन बी6, इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, पायरिडॉक्सिन, एनीमिया और त्वचा रोग, ठीक है। विटामिन बी7 जो होगा आपका बायोटिन, लकवा, बाल झड़ना, ठीक है। विटामिन बी9 फोलिक एसिड, ठीक है। विटामिन बी12 साइनोकोबाल्मिन, ठीक है, एनीमिया। विटामिन सी एस्कर्बिक एसिड अर्थात स्कर्वी, ठीक है। विटामिन सी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ गौर कीजिए, विटामिन डी कैल्सीफेरोल रिकेटस, ठीक है। विटामिन ई टोकोफेरोल जनन शक्ति में कमी, बांझपन। विटामिन के फिलोक्विनिन नॉन, रक्त का थक्का न बनना, विटामिन के, ठीक है। ध्यान रखना, क्या, फिलोक्विनिन का मतलब क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए आगे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको जल, या फिर आप कह सकते हो वाटर, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखिए जल मानव आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। मानव शरीर के भार का लगभग 65 से 75% जो होता है जल होता है। उल्टी या वमन जिसे कह सो अतिसार से मानव शरीर में जल की कमी हो जाती है। इस अवस्था में निर्जलीकरण, कहने का मतलब डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन कहते हैं इसे, जो ये अवस्था होती है, ठीक है। निर्जलीकरण से मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। जल मानव शरीर के ताप को स्वेदन अर्थात पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित रखता है। कहने का मतलब पसीना आता है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है पसीना आना, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी की जो हीटिंग है वो बाहर निकल जाती है, और जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल बना देता है पसीना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करेंगे, देखिए ये शरीर के अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है। मैंने बताया था ना अभी, हीटिंग निकालता है। शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम में उत्पन्न होती हैं, संपन्न होती हैं। यह एक अच्छा विलायक है। यह शरीर की सभी कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक होता है। सामान्यतः व्यक्ति को औसतन 4 से 5 लीटर जल प्रतिदिन पीना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि सामान्य या वयस्क मनुष्य को जल कितना पीना चाहिए पर डे, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स 4 से जो है 5 लीटर जल की आवश्यकता उसे पूरी करनी होगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स का ये जो जल का मैटर था ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे अब हम न्यूक्लिक अम्ल की, ठीक है। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, न्यूक्लिक अम्ल की। तो देखिए ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व फास्फोरस से बने न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल किसके बने होते हैं, तो समझ लीजिए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व फास्फोरस से न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक बने होते हैं, ठीक है।
या हैं जो अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं में डीएनए और आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से फ्रेंड्स क्या होता है, ये डीएनए और आरएनए ही होते हैं। ठीक है, अब इनके प्रमुख कार्य समझ लीजिए। इनके प्रमुख कार्य क्या होते हैं उन्हें समझिए। अनुवांशिकी गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना इनका काम होता है। ठीक है, एंजाइम के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करना इनका काम होता है। यह क्रोमेटिन जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन जल का कौन निर्माण करता है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, आप उत्तर इसी को लगा दीजिएगा। क्या? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड अगर इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो तो न्यूक्लिक अम्ल बोल सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। आगे देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बात देखिए, न्यूक्लिक अम्ल के स्रोत बताए गए हैं। ठीक है, क्या? न्यूक्लिक अम्ल के स्रोत। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, वो स्रोत क्या है? मछली, फल, बीन्स में न्यूक्लिक अम्ल जो है भारी मात्रा में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी पोषक तत्वों की क्लास। आशा करता हूँ इसमें सारे पॉइंट आपको करवा दिए गए हैं। फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से याद कर सकेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।